नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी के सिलेबस को विस्तार से समझेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को विस्तार से समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है और हमारे परीक्षा के लिए बहुत मददगार होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीजीटी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्नों की संख्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। नकारात्मक, आप ध्यान देंगे कि नकारात्मक जो होता है, निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होता है। क्या निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो साक्षात्कार का होता है। किसका होता है? आपका साक्षात्कार, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। ये आपका 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें वरीयता दिया जाता है, जिसे वेटेज कहते हैं, वरीयता पीजीटी में। तो यहाँ पर कितने नंबर का वरीयता दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, ये ध्यान देंगे। तो बीएड के लिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं। जो बीएड है, बीएड के लिए 10 नंबर का वरीयता मिलता है। उसके बाद एमएड है, एमएड के लिए भी आपका 10 नंबर का वरीयता मिलता है। फिर आपका आता है पीएचडी, पीएचडी के लिए भी आपको 10 नंबर का वरीयता मिलता है। किसमें? तो हम देख रहे हैं जो है प्रवक्ता में। फिर हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आइए हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं विस्तृत से। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि पीजीटी का जो पेपर कोड है वो 04 है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी पुस्तक है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें आपको कहाँ से पूछा जाता है, यहाँ ध्यान देंगे, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आदिकाल की जो समय है, समय काल के बारे में देख लेते हैं। उसका समय काल जैसे कि पता है कि 1050 से लेकर 1375 तक आदिकाल का समय माना जाता है। अब देखेंगे कि आदिकाल में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आदिकाल में सबसे पहले नामकरण से प्रश्न आता है। कहाँ से? नामकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों के दिमाग में होगा कि नामकरण से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या नामकरण किया है, मिश्र बंधु ने क्या नामकरण किया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। फिर आपका आता है आगे आदिकाल का काल विभाजन। उसके बाद आदिकाल का साहित्य विभाजन से प्रश्न आते हैं। किससे आते हैं? साहित्य विभाजन से प्रश्न आते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि साहित्य विभाजन में क्या कैसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें आते हैं सिद्ध साहित्य से। आप यहाँ ध्यान देंगे कि सिद्ध साहित्य से आते हैं। फिर उसके बाद जैन साहित्य से आते हैं। किससे आते हैं? जैन साहित्य से आते हैं। फिर उसके बाद नाथ साहित्य से आते हैं। फिर कुछ फुटकल कवियों से आते हैं। किससे? फुटकल कवियों से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे आपका जैसा कि दिया है भक्ति काल, आप देख रहे हैं भक्ति काल से प्रश्न आता है। भक्ति काल में किस किस का विधारा से आता है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। किससे? स्वर्ण युग के नाम से भक्ति काल को जाना जाता है। अब भक्ति काल की शुरुआत कब से होती है? जैसे ही आदि काल का शुरुआत खत्म होता है 1375 से, वैसे ही भक्ति काल की शुरुआत होती है 1375 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है। अब हम ध्यान देंगे कि भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो दो भाग हैं? तो यहाँ हम देख लेते हैं। पहला आपका आता है निर्गुण भक्ति काव्य। कौन सा आता है? निर्गुण भक्ति काव्य। और दूसरा आपका आता है सगुण भक्ति काव्य। अब निर्गुण भक्ति काव्य कौन सा होता है? तो निराकार, ईश्वर की निराकार रूप का वर्णन जहाँ हो वह निर्गुण भक्ति काव्य होता है। और जो ईश्वर के साकार रूप का जहाँ वर्णन होता है वह सगुण भक्ति काव्य होता है। अब निर्गुण भक्ति काव्य में प्रश्न कहाँ से बनते हैं? निर्गुण भक्ति काव्य का दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? तो संत, कौन सा? एक संत साहित्य होता है, दूसरा सूफी साहित्य। संत साहित्य साहित्य को क्या कहते हैं? इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं संत साहित्य को? ज्ञानाश्रयी शाखा। और सूफी काव्य धारा को जो है प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। यहाँ हमने ध्यान दिया। अब हम सगुण भक्ति काव्य को देख लेते हैं। तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से। तो कृष्ण भक्ति काव्य। कौन? कृष्ण काव्य धारा। दूसरा आपका आता है राम भक्त
राम काव्य धारा, ठीक है, कौन सा आता है, राम काव्य धारा, ठीक है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे जो निर्गुण है संत में कौन कौन से कवियों को पढ़ना होता है, जिसमें हम कबीर को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, कबीर की भाषा क्या है, कबीर ने कौन सी रचनाएं की। फिर सूफी जो है सूफी काव्य धारा में, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहते हैं, उसमें हम जायसी को पढ़ेंगे, जायसी की क्या भाषा है, जायसी की रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख है। फिर आते हैं हम सगुण जो है भक्ति काव्य धारा, उसमें कृष्ण आते हैं, कृष्ण में हम सूरदास को पढ़ेंगे, सूरदास के दोहे के बारे में पढ़ेंगे, सूरदास की रचनाओं को पढ़ेंगे। फिर राम भक्ति काव्य धारा में हम किसको पढ़ेंगे, राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, तुलसीदास को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तुलसीदास को। हमने जो है भक्ति काल को देखा, उसके बाद हम आगे हम जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पर रीति काव्य धारा। ध्यान देंगे, रीति काल के बारे में हम बात करेंगे। अब रीति काल की शुरुआत के बारे में बात कर लेंगे कि रीति काल का शुरुआत कब से हुआ था। जैसे ही भक्ति काल का अंत होता है 1700 ईस्वी में रीति काल की शुरुआत होती है। कब तक मानी जाती है रीति काल की, तो 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। रीति काल को काव्य करने की परंपरा, क्या कहते हैं, काव्य करने की परंपरा जो है रीति काल को माना जाता है। रीति काल में कौन कौन से हम जो है कि काव्य धारा को पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं कि रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध और रीति मुक्त और रीति सिद्ध जो है कि काव्य धारा को पढ़ेंगे। अब हम ध्यान देंगे कि रीतिबद्ध कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि रीतिबद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। रीतिबद्ध क्या होता है, इस समय जो रचनाएं होती हैं जैसे कि रस छंद अलंकार लक्षणबद्ध, क्या, लक्षणबद्ध और उदाहरण सहित, नायक और नायिका के जो वर्णन किया जाता है उदाहरण सहित रचनाएं कवि करते थे। कौन से थे, रीतिबद्ध कवि। कौन कौन से कवियों को पढ़ना होगा, चिंतामणि को पढ़ना होगा, किसको, चिंतामणि, ठीक है। उसके बाद आपका आते हैं मतीराम, चिंतामणि के बाद मतीराम आते हैं। उसके बाद देव पद्माकर, कौन से आते हैं, देव और पद्माकर आपके इसमें आते हैं। तो यह रीतिबद्ध कवि है। फिर आगे आपका जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं रीति मुक्त है, रीति मुक्त के बारे में पढ़ना है। तो रीति मुक्त में कौन कौन से है, जो लक्षण और उदाहरण को परे होकर जो ग्रंथ करते हैं, जो स्वयं की अनुभूतियों के काव्य धारा के विषय में बात करते हैं, वह रीति मुक्त कवि होते हैं। कौन कौन से होते हैं, घनानंद, कौन कौन से कवि हैं, घनानंद हैं, फिर आलम है, बोधा है, आलम है, बोधा है और ठाकुर, ये कौन से हैं, यह आपके रीति मुक्त जो कवि हैं, इनकी रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी रचनाएं हैं, इनके एक आध दोहों के एक पंक्तियां दी होती है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन चीजों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे, आप जैसा कि देख रहे हैं रीति सिद्ध मुक्त, रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में। यहाँ आप देख रहे हैं रीति सिद्ध में कौन कौन से कवियों को पढ़ना है, जो सिर्फ उदाहरण को लेकर जो रचनाएं करते हैं, जो लक्षण ग्रंथ को नहीं लेते हैं, उदाहरण को लेकर ही अपनी रचनाएं करते हैं, वो रीति सिद्ध कवि है। रीति सिद्ध कवि कौन है, जैसे कि आप जानते हैं गागर में सागर भरने वाले बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है। तो इनकी रचनाओं के बारे में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे आप देखेंगे भारतेंदु युग से प्रश्न आते हैं। भारतेंदु युग जिसे आप देख रहे हैं आधुनिक काल से, आधुनिक काल का शुरुआत माना जाता है। जैसे ही आपका रीति काल खत्म होता है, वैसे ही 1900 से अब तक जो है, अब तक यह आधुनिक काल के बारे में माना जाता है, ठीक है। भारतेंदु युग में हमें भारतेंदु युग को पढ़ना है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों को पढ़ना है। उनको पढ़ना है, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। फिर आपका आता है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। द्विवेदी युग को सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, क्या, जागरण, जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान देंगे, सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है जागरण सुधार काल के नाम से, ये आप ध्यान देंगे, इसको हम बता देते हैं कि द्विवेदी युग की शुरुआत वहीं से होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही द्विवेदी युग की शुरुआत की। इनकी रचनाएं, इन्होंने जैसे ही 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, वहीं से द्विवेदी युग की शुरुआत माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इस समय जो
बहुत पहले जो है कि रचनाएं राजा रानियों पर किया गया, लेकिन द्विवेदी युग में जो है रचनाएं कुछ नदी, पशु पक्षी, झरना इत्यादि पर भी रचनाएं किया जाए तो ये द्विवेदी युग की रचनाएं मानी जाती है। ठीक है, तो वहां से द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद द्विवेदी युग जो है का जैसे ही खत्म होता है 1918 से, वैसे ही छायावाद का शुरुआत होता है। छायावाद जो है 1918 से 1936 तक माना जाता है। ठीक है, छायावाद की शुरुआत झरना से माना जाता है, जिसे स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं। किससे कहते हैं? छायावाद को कहते हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे छायावाद के कवि कवित्री हैं, कवि हैं जयशंकर प्रसाद है, निराला है, महादेवी वर्मा इत्यादि कवियों को पढ़ना होता है, उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ना होता है। किसमें? छायावाद में। उसके बाद आपका प्रगतिवाद आता है। ठीक है, प्रगतिवाद का शुरुआत जो है 1936 के बाद होता है, 1936 से 1943 तक, जिसमें प्रगतिवाद को मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्सवादी मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्रगतिवाद। जैसा कि आप देखेंगे कि द्विवेदी युग में जो कविताएं लिखी जाती थी नदी, पशु पक्षी से, अब जैसे ही प्रगतिवाद आता है उस समय के कवि कहते हैं कि बहुत हो गया पशु पक्षियों पर, अब जो है जो किस पे रचनाएं लिखे जाती जाएंगी? भूखे, नंगे, अकाल, इन सभी पे रचनाएं लिखी जाएंगी। ठीक है, तो वो सभी जो रचनाएं हुए थे वो अब प्रगतिवाद में हुए थे। कब? प्रगतिवाद के समय हुआ था, उस समय के जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाएं की। ठीक है, फिर अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे जो दिया हुआ है आपका टॉपिक दिया है उस पर हम बात करेंगे। उसमें दिया है नई कविता। नई कविता जैसे प्रयोगवादी नई कविता का शुरुआत 1943 से होता है। जैसे ही जो प्रगतिवाद खत्म होता है 1943 में जैसे शुरू होता है तार सप्तक की शुरुआत होती है, तब से जो है जो है प्रगति प्रयोगवाद नई कविता की शुरुआत मानी है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे आपका गद्य साहित्य का विकास से पूछा जाता है। गद्य साहित्य का विकास में क्या क्या है? निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध में निबंध संग्रह कौन से है, किस लेखक के निबंध संग्रह है। नाटक में पूछा जाता है, कहानी और उपन्यास में आप यहाँ ध्यान देंगे इन तीनों में उनके नाटक, कहानी, उपन्यास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान देंगे कि पात्र से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कुछ नाटक या कुछ उपन्यास, कहानी के बीच में से कुछ पंक्ति होती है कथन, जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण कथन, से भी प्रश्न आते हैं कि ये कथन दिया होता है, पूछ लिया जाता है किस लेखक के, किस कहानी से है। बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात कर लेते हैं आगे हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक से भी प्रश्न आते हैं। उसमें कौन कौन से लघु विधा? आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। लघु विधा कौन कौन सी है? जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग। बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने अपना जीवनी लिखा है, खुद अपनी जीवनी, संस्मरण लिखे हैं, आत्मकथा, रेखा चित्र लिखे हैं। महादेवी वर्मा ने भी रेखा चित्र लिखी है। जैसे कि यात्रा साहित्य के बारे में लिखते हैं राहुल सत्यायन भी लिखते हैं, आत्मकथा भी लिखी गई है, व्यंग्यकार हैं, व्यंग्य लिखे हुए हैं। इन सबसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं। आगे जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं काव्य शास्त्र से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कहाँ से? काव्य शास्त्र से। काव्य शास्त्र से कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं? अवयव, भेद, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द और शक्तियों से प्रश्न आते हैं काव्य शास्त्र में। अवयव का कहाँ से अवयव से प्रश्न आते हैं उसको हम देख लेते हैं। अवयव के बारे में जैसे पूछ लिया जाता है, काव्य के भेद, अवयव यहाँ दिया जाता है कि जैसे रस, छंद, अलंकार है। यहाँ देख लेंगे कि रस में पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी मानी गई है, भरत मुनि के अनुसार कितनी मानी गई है। और जो रस दिया होता है उसमें उसका अस्थाई भाव पूछा जाता है। क्या? अस्थाई भाव पूछा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है। इन सबसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। और रस के कितने भेद होते हैं। छंद में क्या क्या पूछा जाता है, छंद को भी देख लेते हैं। छंद की परिभाषा के बारे में पूछा जाता है, भेद के बारे में पूछा जाता है, चरण क्या है, छंद के चरण क्या है उनके बारे में पूछा जाता है। दोहा हुआ, शोठा हुआ, इन सबसे भी प्रश्न आते हैं। अलंकार में कहाँ से प्रश्न आते हैं? जैसे अलंकार का शब्दालंकार और अर्थालंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपके उसी तरीके से काव्य गुण और काव्य दोष से भी प्रश्न आते हैं।
जैसे भरत मुनि मम्मट ने अपना कुछ पंक्तियां दिए हैं, काव्य गुण, उसमें काव्य दोष से भी प्रश्न आते हैं। शब्द शक्तियां दिया है, शब्द शक्तियों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे आप देख लेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान से क्या क्या है, हिंदी की उपभाषाएं। उपभाषाएं के बारे में जैसे कि आप देखेंगे उपभाषाएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके प्रकार के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सी होती है। उपभाषाएं में जैसे आप देखेंगे कि उसमें पूछा जाता है कि राजस्थानी जो उपभाषा है, फिर उसके बाद आपका आता है पहाड़ी उपभाषा। उसके बाद पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो है कि बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये सभी क्या है, उपभाषाएं हैं। फिर आपका विभाषाएं, आप ध्यान देंगे, घबराने की जरूरत नहीं, विभाषाएं यहाँ से पूछा जाता है। विभाषाओं का यहाँ से आपका मतलब वही अपभ्रंश होगा कि कौन कौन से हैं, जैसे सौर सेनी हुआ, अर्धमागधी और मागधी। फिर वहीं से आपके बोलियों से प्रश्न आता है, आप ध्यान देंगे बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां हैं, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। उसी प्रकार से जो है पश्चिमी हिंदी में भी पूछा जाता है, बिहारी हिंदी में भी पूछा जाता है। आप यहाँ बोलियों की संख्या पूछी जाती है। पहले तो 19 बोलियों की संख्या मानी गई थी, इसमें से दक्षिणी को हटा दिया गया था। किसको, दक्षिणी को, तो 18 मानी गई। ठीक है, बोलियों की संख्या 18 मानी गई। तो यहाँ से आप ध्यान देंगे कि बोलियों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे आपका देख लेते हैं, नेक्स्ट पूछा जाता है कि हिंदी की शब्द संपदा क्या है, हिंदी की शब्द संपदा और हिंदी ध्वनियां। शब्द संपदा के बारे में देखेंगे कि शब्द संपदा क्या क्या है, जो आपका तद्भव, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सभी क्या है, हिंदी की शब्द संपदा है। फिर हिंदी ध्वनिया के बारे में पूछा जाता है। ध्वनिया क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला आप पढ़े हैं तो वर्णमाला को जानते हैं कि कौन कौन से कैसे उच्चारण होता है हिंदी की ध्वनियों का, उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे व्याकरण। व्याकरण में हिंदी की वर्तनी शुद्ध रूप क्या है। फिर संधि, संधि में आपका पूछा जाएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि से। समास के बारे में पूछा जाएगा कि समास के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, तो उसमें से कौन कौन से समास है, वो उदाहरण के साथ दिया जाएगा। अब लिंग के बारे में पूछेगा कि लिंग कौन कौन से है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हिंदी में आपको जो है यहाँ देखना पड़ेगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो लिंग से आपके प्रश्न आएगा। वचन के बारे में हिंदी में पूछा जाएगा, वचन जो है एक वचन और बहुवचन। फिर कारक के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, कारक जो दिया होगा वाक्य उसमें पूछेगा कि कौन सा कारक है। विराम चिन्हों के बारे में आप पढ़ेंगे, विराम चिन्ह अब जो पूछा जाता है। फिर पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। विलोम से भी प्रश्न आते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द से भी प्रश्न आते हैं। फिर वाक्य शुद्धि से आता है, फिर मुहावरा से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं संस्कृत साहित्य। आप यहाँ ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण होता है हिंदी के लिए। जब आप प्रवक्ता का एग्जाम देंगे, संस्कृत साहित्य से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब संस्कृत साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, किन किन कवियों के बारे में पढ़ना है, ये ध्यान देंगे आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे, संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। अब कौन कौन से जो रचनाकार हैं, आप देखिए कि भास हैं, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूति, श्रीहर्ष, मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर। 10 जो यहाँ आप देखेंगे, लगभग 10 जो लेखक हैं संस्कृत के, उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। क्या क्या पूछा जाएगा इनके बारे में आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। इनके जन्म के बारे में पूछा जाएगा, समय के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद स्थान के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ से इनका हुआ स्थान। फिर इनके माता पिता के बारे में पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाता है, माता पिता के बारे में पूछा जाता है। इनके गुरु के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, गुरु के बारे में पूछा जाता है। इनकी ग्रंथ कौन कौन सी, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, इनकी ग्रंथ क्या है, इनकी शैलियां क्या है, शैलियों के बारे में भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्होंने कौन सी अलंकार का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, इनकी ग्रंथ सूक्तियां क्या है, इन सबसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेंगे ख जो आपका व्याकरण। आप ध्यान देंगे कि व्याकरण फिर से आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि व्याकरण जो है दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक हिंदी का व्याकरण और संस्कृत का व्याकरण। आप ध्यान देंगे कि संस्कृत के व्याकरण में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, संधि से प्रश्न होगा, तो संस्कृत के व्याकरण से होगा। कौन कौन से संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विभक्ति होगा, कौन कौन सी विभक्ति है, कितने प्रकार के होते हैं,
मुझसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संस्कृत के उपसर्ग पूछा जाएगा और प्रत्यय के बारे में पूछा जाएगा। फिर शब्द रूप क्या है संस्कृत में पूछा जाएगा, धातु रूप के बारे में पूछा जाएगा और काल और अनुवाद के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने दिया देखा। ठीक है, फिर जैसा कि हमने देखा जो है कि सिलेबस के बारे में विस्तृत से हमने इस पे बात किया। आई होप आपको जो है कि यूपी पीजीटी के जो सिलेबस है वह समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है कि फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए